लिंकन ज्यादातर उन मुकदमों को लड़ते थे जो सामान्य जनता से संबंधित होते थे ताकि आम जन को लाभ हो। लिंकन ने रेल कंपनियों के कई मुकदमे जीते। लिंकन की वकालत की कई खूबियां थी। वह बहस में पूरी ईमानदारी बरतते थे। अपनी सच्चाई की आदत के कारण वह कई न्यायाधीशों के प्रिय भी बन गए थे, क्योंकि चाहे जितना जटिल मुकदमा हो, यदि लिंकन उसे सही मान लेते थे तो बुद्धि का एक एक कोना खोल कर रख देते थे। समय पर कैसी चोट करना है, क्या तर्क रखना है और बहस को कैसे निर्णायक स्थिति की ओर मोड़ देना है, इस मामले में लिंकन कमाल के आदमी थे। वे हमेशा कोशिश करते थे कि असत्य के जाल में सच्चाई न छिपने पाए। वह अदालत की बहस को निजी विरोध नहीं मानते थे। इसी कारण से विरोधी पक्ष के वकील भी उनकी प्रशंसा करते थे। गवाहों से सवाल पूछने में माहिर थे और किसी न किसी तरीके से सत्य उगलवा लेते थे। इस बीच वरिष्ठ अधिवक्ता भी हो गए थे। शाम को जज डेविस और लिंकन साथ साथ टहलते थे। दोनों में वैचारिक समानताएं थी। वे दास प्रथा के विरोधी थे। उस समय अमेरिका के न्यायाधीशों में यह प्रथा थी कि यदि किसी कारण से किसी दिन कोई जज न्यायालय नहीं आ सकता तो वह अपने स्थान पर किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को जज की कुर्सी पर बैठने को कह सकता है। लिंकन को यह सौभाग्य कई बार मिला और लिंकन के दिए गए फैसलों को स्वीकार किया गया। लिंकन अपना वकालत का कार्य 1860 तक करते रहे। इस बीच उनके पास लगभग $20,000 की संपत्ति एकत्र हो पाई थी। इधर लिंकन अपनी वकालत में डूबे रहे। अतः 1848 से 1854 तक का समय उनकी राजनीति के अवकाश काल जैसा रहा। 1854 में लिंकन ने स्वयं कहा कि मेरे कानूनी धंधे ने मेरे दिमाग से राजनीति को दूर ढकेल दिया है। 1854 से लिंकन ने पुनः राजनीति में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया। इन दिनों डगलस की राजनीति चरम पर थी, लेकिन डेमोक्रेटों में से कुछ सदस्य डगलस की जाति प्रथा संबंधी मान्यता के विरोधी थे। विद दल के कुछ और डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सदस्यों ने मिलकर एक नया दल बना लिया था, जिसे रिपब्लिकन पार्टी कहा गया। बिना सहमति लिए ही लिंकन को इस नए दल की केंद्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना लिया गया। इस दल का एकमात्र लक्ष्य था कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की भूमि में मौजूदा या भविष्य में विलीन होने वाले प्रदेशों में दास प्रथा को आगे के लिए कोई स्थान न दिया जाए। 1856 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को सफलता मिली, क्योंकि यह एक प्रकार से नया दल था। इसी वर्ष लिंकन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रयास किया, लेकिन वे पार्टी के प्रत्याशी नहीं चुने जा सके। वर्ष 1858 में एक बार फिर सीनेटर पद के चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से डगलस और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से लिंकन प्रत्याशी थे। दास प्रथा के संबंध में डगलस और लिंकन में खूब बहस हुई, लेकिन लिंकन 8 मतों से सीनेट का चुनाव हार गए। एक बार फिर लिंकन निराश हो गए। लिंकन बुदबुदाए, मुझे माफ करना मैरी, लेकिन उनकी पत्नी मुस्कुरा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है, घबराओ नहीं, हम जीतेंगे। उनकी पत्नी मैरी ने उन्हें फिर से ढाढ़स बंधाया। मैरी की आंखें साफ थी, उनके माथे से आत्मविश्वास छलक रहा था। इस बीच समय निकाल कर लिंकन अपनी वकालत का कार्य भी करते रहे।
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने। सीनेट का चुनाव हार जाने के बाद लिंकन हताश हो गए थे, लेकिन टूटे नहीं थे। अचानक उनके भाग्य ने पलटा खाया। हार जाने के बावजूद उन्होंने अपनी यात्राएं और लोगों के बीच भाषण देना बंद नहीं किया। फरवरी 1860 में लिंकन ने न्यूयॉर्क शहर के कूपर इंस्टीट्यूट में अपने जीवन का सर्वोत्तम भाषण दिया। वैसे भी इस इंस्टीट्यूट में भाषण देना बड़े साहस का काम था, क्योंकि श्रोताओं में जाने माने बुद्धिजीवी और गणमान्य लोग थे। भाषण देने वाला उनकी तुलना में एक अशिक्षित व्यक्ति माना जा रहा था। लोगों में उत्सुकता थी कि देखे लिंकन सुसंस्कृत भाषा वाला भाषण दे पाते हैं या ठेठ गवई भाषण देते हैं। लेकिन लिंकन ने जो भाषण दिया उसे न्यूयॉर्क वासियों ने हाथों हाथ लिया। उस दिन के अखबार ने भी उनके भाषण को ज्यों का त्यों छाप दिया। एक पत्रकार सोएट, जो सभा में स्वयं उपस्थित थे, उन्होंने लिंकन के संबंध में बड़ा ही अजीबोगरीब विवरण लिखा था। वह सही मायने में ऐसा लगता था जैसे पश्चिमी राज्यों के सामान्य जन होते हैं। पहले पहल देखने पर उसमें असर डालने वाली या कोई प्रभावशाली बात नहीं थी। उसके ढीले ढाले वस्त्र उसके विशालकाय शरीर को अजीब तरीके से घेरे हुए थे। लगता था जैसे वस्त्र पीछे की ओर लटके हों। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी, जिनमें कोई रंग नहीं था। उनके चेहरे की झुर्रियां और थकान के चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहे थे जैसे वह जीवन की कठिनाइयों और भयंकर संघर्षों से गुजरा हो। गड्ढों में धंसी हुई आंखों से उदासी और बेचैनी झलक रही थी। एक प्रकार से ऐसा लगता था कि वह मन मारे बैठा हो। सभा आरंभ होने पर वह परेशान सा लग रहा था। लेकिन जैसे ही बोलने के लिए खड़ा हुआ, उसका तो स्वरूप ही बदल गया। उसकी आंखें चमकने लगी, आवाज गूंजने लगी, चेहरे में ऐसी चमक पैदा हो गई जिसके प्रकाश से मानो सारी सभा ही प्रकाशमान हो गई। उसने श्रोताओं को बार बार तालियां बजाने के लिए मजबूर कर दिया। उसके भाषण में मानो बाइबिल की महान सरलता उतर आई थी। लिंकन ने इस भाषण में सीधा सा सिद्धांत प्रस्तुत किया कि दास्ता एक गलत बात है और ऐसे लोगों के साथ समान स्तर पर वार्ता करना जो दास्ता को गलत नहीं मानते निरर्थक है। लिंकन ने यह भी कहा कि केवल रिपब्लिकन पार्टी ही ऐसी अकेली पार्टी है जिसका दांत प्रथा के उन्मूलन का रास्ता सबसे बेहतर है। यह रास्ता ना तो अतिवाद से घिरा है और ना डेमोक्रेटों की तरह इतना नरम है कि समस्याएं बची रह जाए। लिंकन ने जोरदार तरीके से दावा किया कि हमें भरोसा रखना चाहिए कि विजय सत्य की ही होगी। लिंकन के भाषण की सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई। रिपब्लिकन पार्टी ने तो इस भाषण को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। उधर आयोवा, ओहियो, इंडियाना, विस्कोमिन, कैसांस में हुए लिंकन के भाषणों ने धूम मचा दी। इलिनॉय गजट नामक एक अखबार ने तो यह राय भी रख दी लिंकन को राष्ट्रपति होना चाहिए। उत्तरी क्षेत्र के अखबारों ने भी लिखा कि अब जरूरी हो गया है कि लिंकन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पदभार संभाले। लिंकन का सपना तो था, लेकिन वह इस बात को खुलकर नहीं कह सकते थे, क्योंकि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का चुनाव पार्टी स्तर पर होता था। उधर इलिनॉयस में लिंकन के मित्रों ने एक अभियान चला रखा था
कि रिपब्लिकन पार्टी के मई माह में होने वाले सालाना अधिवेशन में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के लिए लिंकन का नाम प्रस्तुत किया जाए। इस साल होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव की तस्वीर एकदम साफ दिख रही थी कि रिपब्लिकन पार्टी जिसे अपना उम्मीदवार बनाएगी वही राष्ट्रपति बनेगा, क्योंकि डेमोक्रेट दो भागों में विभाजित हो गए थे। उनका बंटवारा दक्षिण और उत्तर के रूप में हो चुका था। दोनों धड़ों ने अपना अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। एक अन्य दल ने भी अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। अब केवल रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार घोषणा होना शेष था, लेकिन इस पार्टी में उम्मीदवारों की भीड़ थी। हर कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना चाहता था। एक बार 1858 में ही एक रिपब्लिकन ने लिंकन के लिए सुझाया था कि उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए। तब लिंकन ने कहा था, पूरी निष्पक्षता के साथ सोचने पर मैं अपने को राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं समझता। इसके बावजूद लिंकन की पत्नी मैरी टोड को पूरा भरोसा था कि लिंकन में इसकी योग्यता है कि वह आसानी से राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके लिए क्यों मैरी टोड ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। उन्होंने शादी से पहले ही घोषणा कर दी थी कि जिस व्यक्ति से शादी करे वह अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। मैरी टोड को तो स्वप्न में भी व्हाइट हाउस दिखाई देता था। इसलिए वे समय समय पर लिंकन को उच्च राजनीति के लिए प्रेरित करती थी। जब लिंकन हताश हो जाते तब मैरी ही उन्हें सांत्वना देती थी, राजनीति की मुख्य धारा में ढकेल देती थी। जब भी मैरी उन्हें राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने को कहती थी तो लिंकन खिलखिलाकर हंसते थे और कहते थे कि उनके जैसा आदमी भला कैसे राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अंदर ही अंदर लिंकन के मन में यह महत्वाकांक्षा पल रही थी। उन्हें यह भी लगता था कि रिपब्लिकन पार्टी में उनके लिए संभावनाएं हैं, क्योंकि वह पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। लिंकन के मित्र इस ओर गंभीरता से प्रयास भी कर रहे थे। वह भी उन्हें सहयोग दे रहे थे, क्योंकि अब तक उनके भाषण काफी मशहूर हो चुके थे। अतः लिंकन के दोस्तों ने इन भाषणों को एकत्र करके एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करा दिया। लोग ढूंढ ढूंढ कर इस पुस्तक को पढ़ने लगे। उधर रिपब्लिकन पार्टी के पुराने और जाने माने नेता विलियम एच सेवार्ड भी थे, जो उस समय न्यूयॉर्क के गवर्नर के पद पर थे। उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। वह उस समय 59 वर्ष के थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार जन्मदिन के उपहार के रूप में रिपब्लिकन पार्टी उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाएगी। वह इतने आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि उन्होंने सीनेट से विदाई पार्टी भी ले ली। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा होने वाली है। इस पद की उम्मीदवारी की दौड़ में चेस भी थे। वह उस समय ओहियो के गवर्नर थे। सेवार्ड और चेस राष्ट्रपति पद के लिए योग्य उम्मीदवार थे। दोनों अनुभवी थे। कहते हैं राजनीति उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखाई देती है। एक ओर सेवाड़ अति विश्वास से लवरेज थे, वहीं दूसरे ओर उनके पुराने शत्रु कुछ और ही ताना बाना बुक रहे थे। रिपब्लिकन पार्टी का अधिवेशन शिकागो में निर्धारित किया गया। मित्र लिंकन का नाम आगे करने के लिए जोर शोर से लगे थे, लेकिन हवा सेवाड़ के पक्ष में बह रही थी। सेवाड़ का छुपा हुआ दुश्मन होरेस ग्रीनली था, जो किसी भी सूरत में नहीं चाहता था कि सेवाड़ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो।
क्योंकि वह पिछले 6 वर्ष से सेवाड़ से अपने अपमान का बदला लेने की खाक में था। वास्तव में होरेस सेवाड़ से दुश्मनी मानता था। कारण यह था कि होरेस ने सेवाड़ को सीनेटर बनने एवं न्यूयॉर्क का गवर्नर बनने में बहुत मदद की थी। सेवाड़ के प्रबंधक कार्लो वीड थे। एक बार होरेस स्टेट के प्रिंटर बनना चाहते थे, लेकिन यह पद वीड ने हथिया लिया। एक दो अवसर और आए जब होरेस वीड की मदद चाहते थे, लेकिन हर बार होरेस हाथ मलते रह गए। साथ ही एक दो बार उनका अपमान भी हुआ। होरेस इसमें सेवाड़ का हाथ भी मानते थे। यह सब बातें 1854 के आसपास की थी। अतः होरेस इस अपमान का बदला लेने के लिए 6 वर्ष का इंतजार कर रहे थे।